हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए वीडियो में। एंड आज हम लोग जानने वाले हैं आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये स्टारबक्स के लोगो में जो लड़की है ये कौन है, इसकी रियलिटी क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे चेहरों की हम रियलिटी जानेंगे और उसी के साथ और भी बहुत सारे फैक्ट समझानेंगे। आज तुम्हें मिलेगा ज्ञान जो तुम्हें कभी नहीं मिला। वैसे मैं ये चीज बोलता रहता हूँ, तो हाँ चलो चालू करते हैं वीडियो को। पार्ले जी बिस्किट्स पर ये लड़की कौन है? स्टारबक्स के लोगो पर ये लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी जलपरी है। What? मैं तो लड़की बोल दिया चल परी है ये। कैसे इस अमूल गर्ल ने अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया था? क्यों KFC के मालिक ने KFC पर ही केस कर दिया? और क्यों इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से मैकडॉनल्ड्स ने अपने इस आइकॉनिक जोकर का एंड कर दिया? ओह, ये कहीं कहीं दिखता है मुझे जोकर बैठा हुआ टेबल पे। बहुत सारे लोग इसके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। नंबर 1 पार्ले जी। पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 मोस्ट सेलिंग बिस्किट है। What? Are you serious? Hello? Is this true? पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं, पार्ले जी में जी का मतलब है ग्लूकोज। लेकिन इसे पहले पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। मतलब इंडिया के बाहर भी लोग पार्ले जी खाते हैं। और एड्स में जी माने जीनियस। हर सेकंड ऑन एन एवरेज 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। What? भाई पार्ले जी की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है क्या? मेरे को जानना है। बिस्किट यानी बिस्किट। और एक सबसे अमेजिंग बात यह है, अगर आप एक पूरे साल में बिकने वाले पार्ले जी बिस्किट्स को एक लाइन में लगाते हो तो आप पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर टू इक्वेटर कवर कर सकते हो। What? इतने पार्ले जी बिकते हैं एक साल में? एक बार नहीं, 192 टाइम्स। Are you serious? Hello? शौक पे शौक। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते ही होंगे, लेकिन हाँ। ये है कौन और अब कहाँ है? 1990s में इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी कि पार्ले जी पर ये लड़की कौन है। इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है। इसके बाद तुरंत ही सेम चीज नीरू देशपांडे पर भी छापने लगे, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर में इनकी फोटो के साथ शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर हुई, जिन पर यह लिखा गया था कि ये नागपुर से बिलोंग करती हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और इनके पापा ने 4 साल की उम्र में ये फोटो क्लिक की थी, जो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसे पार्ले जी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी के पैकेट पर कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है। What? लोग इतना गैस करते रह गए, लास्ट में बंदा आगे बोल रहा है कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल है ही नहीं। ये तो 1960s में बनाया गया था। ये एक्चुअली में एक इलस्ट्रेशन यानी ड्राइंग है, जिसे एक आर्टिस्ट मगन लाल दहिया ने 1960s में बनाया था, जो कि उस टाइम एवरेस्ट क्रिएटिव एजेंसी में काम करते थे। नंबर 2 अमूल। समझा यार, ये चीज पहले नहीं बताई थी, लोगों का उल्लू बन गया। क्या आपको पता है कि अमूल के प्रोडक्ट्स पर ये लड़की कौन है? चलो इसकी स्टोरी जान। ये भी इलस्ट्रेशन ही है भाई, ये कोई असली लड़की नहीं है। ये तो लग भी रही है इलस्ट्रेशन। आज से कई साल पहले जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तब मार्केट में पोल्सन डेयरी की मोनोपोली चलती थी। इसी वजह से फार्मर्स को मजबूरन पोल्सन डेयरी को ही अपना दूध बेचना पड़ता था, जो फार्मर्स को दूध का सही प्राइस नहीं देती थी, जिससे उनका बहुत लॉस होता था। जिससे तंग आकर किसान फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। उन्होंने किसानों को एकजुट होकर इस चीज को रोकने को कहा और उनकी बातों से इंस्पायर होकर एक फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पोल्सन के खिलाफ मार्केट में खड़े होने के लिए गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसको बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल का नाम दिया। इससे फार्मर्स ने अपनी मिल्क प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और पोल्सन को कंपटीशन दिया। देखते ही देखते ये रेवोल्यूशनरी स्टेप बढ़ता चला गया और उन्होंने पोल्सन को अपना मिल्क सेल करना बंद कर दिया और पोल्सन डूबने की कगार पे आ गई। 1960s में अमूल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पोल्सन बटर था। पोल्सन बटर इंडिया के घर घर में बहुत फेमस था अपने सॉल्टी टेस्ट की वजह से। तो इस पोल्सन बटर को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल को बनाया गया था और वो सिर्फ ये मुकाबला जीती ही नहीं बल्कि उसने हर एक इंडियन का दिल भी जीत लिया। अमूल गर्ल को बनाने के पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का दिमाग था। वो अमूल के लिए एक ऐसा मैस्कॉट चाहते थे जिससे इंडिया का घर घर रिलेट कर पाए, जिसके लिए उन्होंने उस टाइम की फेमस एड एजेंसी के एमडी सिल्वेस्टर डाकूना से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस के साथ मिलकर अमूल गर्ल को डिजाइन किया। अमूल गर्ल को हैंड ड्राइंग से बनाया गया था। सिल्वेस्टर डाकूना अमूल गर्ल को आसान रखना चाहते थे, ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन ही है, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर बैनर्स और होर्डिंग्स पर हाथों से ही ड्राइंग करनी पड़ती थी। इस सभी के साथ उसका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी था। तो इस तरह इन्होंने बनाई अमूल गर्ल, जिसको यूस्टस फर्नांडिस ने ड्रॉ किया। एक
नॉटी छोटी इंडियन लड़की नीले बाल पोल्का डॉटेड ड्रेस में। उस टाइम टीवी एडवर्टीजमेंट और मैगजीन्स बहुत एक्सपेंसिव थी, इसीलिए अमूल ने हैंड पेंटेड बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स यूज किए। पहली अमूल गर्ल एड 1966 में आई थी, जिसमें वो अटली बटली डिलीशियस स्लोगन यूज करती थी। ये स्लोगन सिल्वेस्टर डाकुना की वाइफ ने बनाया था। ये एड है पहला अमूल का। गर्ल रिलेटेबल और करंट इवेंट से रिलेटेड एड से फेमस हो गई। सिल्वेस्टर डाकुना ने जल्दी ही डे टू डे रिलेटेड इशू से रिलेटेड होर्डिंग्स और एड कैंपेन स्टार्ट किए, और ये एड कैंपेन्स इंडिया में इतने फेमस हुए कि इसने इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली एड कैंपेन के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कर। भाई नो डाउट अमूल इतना ज्यादा फेमस है अभी का नहीं है, 1960s से है। अमूल गर्ल इतनी फेमस हो गई थी कि वो एक सोशल कमेंटेटर बन गई, जो पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स तक हर टॉपिक पर बात करती थी। ये यूनिक स्टाइल अमूल को मतलब होर्डिंग्स में और पोस्टर्स में मेरे को लगा असली आवाज में बात कर रही है, और पब्लिक को कनेक्ट करता था। जल्दी ही अमूल गर्ल इंडिया की फेवरेट एडवर्टीजमेंट आइकॉन बन गई। अमूल की ताकत पहले किसान थे, इसीलिए आज तक इस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं की है, क्योंकि अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस जाएगी तो उस पर से किसानों का हक चला जाएगा। इसीलिए अमूल्य वर्ड से इंस्पायर्ड अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियंस लिमिटेड आज तक किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय में अमूल को भारत के 36 लाख किसान और 18 मिल्क यूनियंस मिलकर चलाते हैं, और इन सब की मार्केट शेयर में बराबरी की हिस्सेदारी है। ओह, मतलब किसान लोगों की अमूल में हिस्सेदारी है एक्चुअल। वाओ, दिस इज गुड। MDH यानी कि महाशय दी हट्टी। MDH की शुरुआत महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में की थी, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान के पंजाब में था। पार्टीशन के बाद चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप MDH वाले चचा के नाम से भी जानते हो, वो दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी, जो पहले पाकिस्तान में मसालों की शॉप चलाते थे, सिर्फ 1500 रुपए के साथ रिफ्यूजी बनकर आए थे। उन्होंने 650 रुपए में टांगा खरीदा, लेकिन सफिशिएंट इनकम ना होने की वजह से उन्होंने वो टांगा बेच दिया और मसाले का बिजनेस शुरू किया। धर्मपाल जी ने यहाँ 1948 में करोल बाग में छोटी सी मसालों की दुकान खोली और अपने काम भाई अभी देखो तुम लोग MDH एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सीलेंट क्वालिटी के मसाले कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचने शुरू किए। देखते ही देखते 1 से 2 शॉप्स हुई और फिर एक फैक्ट्री भी खुल गई। MDH पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मसालों को प्रॉपर पैकेजिंग के साथ बेचना शुरू किया, जिससे कस्टमर्स को सेफ्टी और हाइजीन की एश्योरेंस मिली। उस समय पाव भाजी या सांबर जैसी डिशेस को बनाने के लिए 4 से 5 मसालों को मिक्स करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने पाव भाजी और सांबर मसाला जैसे प्री मिक्स भाई अलग से मसाले आते हैं, पाव भाजी मसाला, छोले वाला मसाला, पनीर वाला मसाला, अलग से 10 चीजें मिलाने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्च किए, जिससे कस्टमर्स का बहुत टाइम सेव हुआ। आज MDH एक बड़ा एम्पायर बन चुका है। धर्मपाल गुलाटी जी, जो आपको एड्स में देखने को मिलते थे, इनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धर्मपाल जी की डेथ 3 दिसंबर 2020 में 97 की एज में हो गई थी। लेकिन फिर भी इन्हें आज तक हर कोई जानता है इनके एड्स की वजह से। सच MDH भाई ये एड लोगों की जुबान पे रटा हुआ है। MDH। नंबर 4 KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, या कभी KFC गए भी होगे खाने पीने। KFC भाई गया नहीं हूँ, बस मैं वेजिटेरियन हूँ, बस इसीलिए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने की थी, जिनको बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, पर उनका जीवन इतना भी आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में पिता की मौत, 7 साल की एज में घर की जिम्मेदारी, शादी के बाद डिवोर्स और 10 से भी ज्यादा बिजनेस फेल होने के बाद सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन खोला। वहां आने वाले कस्टमर्स के लिए खाने का ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जहां उनके फ्राइड चिकन की टेस्टी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि रेस्टोरेंट का प्रॉफिट गैस स्टेशन से भी ज्यादा होने लगा। पर हाईवे बनने की वजह से उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन अब कर्नल पिछले 10 फेल बिजनेसेस की तरह इस बार हारने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो अपनी यूनिक फ्राइड चिकन रेसिपी को लेकर हजारों रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगाने निकल पड़े। आखिर एक कंपनी को उनकी रेसिपी पसंद आई और 65 की एज में कर्नल सैंडर्स KFC के मालिक बन गए। 65 की एज में, तुम सोच रहे हो लोग 20-30 की एज में फेल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। ये दादाजी 65 की एज तक ट्राई कर रहे हैं। 65 की एज में उन्होंने KFC बनाया है। KFC की पहली ब्रांच 1952 में यूटा में खुली थी और धीरे धीरे KFC इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। लेकिन इतनी ज्यादा ब्रांचेस को मैनेज करना कर्नल सैंडर्स के लिए मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने
1964 में KFC को $2 मिलियन में एक थर्ड पार्टी कंपनी को बेच दिया, लेकिन उनकी बेच शर्त दिया। ये थी कि कर्नल सैंडर्स KFC का फेस बने रहेंगे और KFC की मार्केटिंग में अपना कैरेक्टर यूज करेंगे, जिसके लिए उन्हें इसीलिए। अलग से $6,000 की सैलरी दी जाती थी। लेकिन वो कंपनी वाले पैसे बचाने के लिए फ्राइड चिकन की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में कमी करने लगे, जिसका जब सैंडर्स को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी बीवी के नाम से शेल्बीविल में क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें वो अपनी ओरिजिनल फ्राइड चिकन रेसिपी बेचने लगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने उन पर केस कर दिया। सैंडर्स ने भी उनके नाम से ब्रांडिंग करने के लिए उनके ऊपर केस कर दिया और सेटलमेंट में उन्हें $1 मिलियन मिले। व्हाट भाई, विन विन। हेलो, कर्नल सैंडर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से आज भी मौजूद है, जो दुनिया का इकलौता नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है।